तो आइए अब हम लोग समझते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। इसे तुर्क में रज़िया सुल्ताना भी कहते हैं, सुल्तान सुल्ताना, तो आप दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, रज़िया सुल्ताना या रज़िया सुल्तान। 1236 में रज़िया सुल्तान पद पे आती है और एकाएक वो बड़ी ही तेजी से उन तमाम कार्यों को करने की कोशिश करती है जो इल्तुतमिश ने कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि पहले से रज़िया को ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी प्रशिक्षण दिए गए थे कि विषम परिस्थितियों में वो अपने आप को एक योद्धा की तरह सामने प्रस्तुत कर सके। किसी भी प्रकार का भेदभाव इल्तुतमिश ने नहीं किया था। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं नसीरुद्दीन और रुकनुद्दीन और जो उनके अंतिम भाई थे मुइज़ुद्दीन, इन लोगों में वो भावना, वो काबिलियत नहीं आ पाई जो एक राजा के अंदर आनी चाहिए। मगर रज़िया सुल्तान जैसे ही सुल्तान के पद पे आती है, वो सबसे पहला काम करती है कि वो बुर्खा और खुद को नकाब में डालकर दरबार में आने की जगह खुले तौर पे पर्दा हटाकर चेहरा ओपन करके, चेहरा खोल के वो दरबार में आती है और लोगों से बातचीत करती, संवाद स्थापित करती और लोगों के बीच में अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करती कि हाँ, मैं हूँ वो सुल्तान जो आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा करेंगे। तो देखिए, रज़िया सुल्तान का ये तरीका एक तरह से आज भी आप देखेंगे कि बुर्खा को लेकर, तमाम हिजाब को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर तमाम सियासी जो है मापदंड अपनाए जाते हैं, तरीके अपनाए जा रहे हैं। मगर एक महिला शासिका जो कि भारत के मध्यकालीन में है, जब तमाम चीज़ें, संविधान तो तब था ही नहीं, केवल धर्म के नाम पर तमाम रीति रिवाज थोपे गए थे, ऐसे में एक महिला जब उस पद पे जाती है, उस पद की गरिमा को समझती है, तो उन सब चीज़ों को हटाती है, बेपर्दा होकर न्याय करती है और दूध का दूध, पानी का पानी कर देती है। मगर आज देखिए परिस्थिति क्या है कि यदि आप किसी जगह जा रहे हैं तो उस जगह के कोरम को, उस जगह के नियम कायदे कानून को आप फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी वो मानसिकताएं कुछ लोगों में हैं जो कहीं ना कहीं देश के विकास में आड़े आती है। ये किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आगे बढ़ना है हमें। तो रज़िया सुल्तान ने लोगों के बीच जाना और उनके दुखों को समझना, वो लोगों के बीच जाती, वो बाजार में जाती, मार्केट में जाती और जानकारी हासिल करती थी कि आखिर क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सुल्तान बना दी जाएंगे। मगर जब एकाएक उनके साथ होता है तो थोड़ा उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगता है, मगर वो अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लेती, क्योंकि उनको ट्रेनिंग उस हिसाब से दी गई है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एक मुस्लिम माइंडसेट ये उनका था, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी उनके साथ में कि जो उनके मौलवी थे, जो उनके सरदार थे, वे तैयार नहीं थे कि हम एक महिला के ऑर्डर्स को माने, दिशा निर्देश सुनने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं थे। मानते भी तो केवल डर के माध्यम से, अगर हाँ भाई डर है तो चलो भैया कर लेते हैं मन का, मगर खुले तौर पे 100% कोई देने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरीके से हो रहा था, तो आखिर षड्यंत्र रचा जाता है कि हम एक महिला के अंडर में काम करेंगे। अब सोच लीजिए क्या क्या ये मानसिकता देश को आगे ले जाती। तो भाई इस वंश में धीरे धीरे वही कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा था, कोई बीमारी से तो कोई किसी चीज से, सुखद अंत नहीं होता। और 1236 में जो गद्दी पे बैठती है, 1240 में एक षड्यंत्र के द्वारा मार दी जाती है। शी वॉज मर्डर्ड, शी वॉज किल्ड, उसे मार दिया गया रज़िया सुल्तान। ठीक, अब जरा बताइए, एक ऐसी महिला जो दिल्ली सल्तनत को और ऊंचाइयों पे ले जाती है, मात्र इस अवधारणा के कारण मार दी जाती है कि हम उसके नीचे काम नहीं करेंगे। और कहा जाता है कि जहाँ महिलाओं, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वहीं देवताओं का वास होता है, वहीं सुख, शांति और समृद्धि होती है। तो जब यहाँ इतनी ज़्यादा कड़वाहट, इतना ज़्यादा जहर घुला हुआ हो मन में, तो वहाँ संपन्नता कैसे आती है। तो आखिर इसका धीरे धीरे पतन की ओर जाना स्वाभाविक था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले चौथे पर चलते हैं। चौथा शासन जिसके बाद आता है वही आएगा जिसने मरवाया होगा, जिसने ये काम किया होगा। बाकी तो भाई इसमें, इस दिल्ली सल्तनत में यही है, मारो काटो राज करो, अगला अपना
काम करो या नाम करो, मगर उसके साथ भी वही होता है कि बोए बीज बबूल के तो आम ताना से होए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन आगे क्या हुआ कि सरकारों ने इसका विरोध किया और 1240 ईस्वी को ये मारी गई। इसके बाद इसका छोटा भाई था मौजूद्दीन बहराम। मौजूद्दीन बहराम बेहद आलसी और नकारा व्यक्ति था। वह अपने इसी नकारापन के कारण शासन सत्ता का बागडोर सही तरीके से नहीं संभाल पाया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि सरकारों ने इसका जो रवैया था इसे देखते हुए बहुत इससे खिन्न रहा करते थे। बीच में मंगोलों ने 1241 ईस्वी में पंजाब में आक्रमण किया और जैसे करनी वैसी भरनी, उसी प्रकार से जैसा इसका क्रियाकलाप था उसी प्रकार से बड़ी ही बेरहमी से वह जो है मारा गया पंजाब आक्रमण में मंगोलों द्वारा। इसके बाद गुलाम वंश के शासन सत्ता में काफी उलटफेर हुआ, परिवर्तन हुआ, शासक आए गए, लेकिन कोई सही तरीके से इतिहास में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। तो अपना इतिहास में कोई पहचान कोई नहीं बना पाया और इसी समय इल्तुतमिश का गुलाम और विभिन्न शासन सत्ता में हर पदों पर जहां रखा जाता था वहां अपनी कर्मठता से सबको मुग्ध कर देता था, अपनी कार्यकुशलता से अपने कार्यदायित्व को अच्छे से निर्वहन करता था। वह नौवां शासक बना गुलाम वंश का और वह था गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन यह जो है गियासुद्दीन बलबन गुलाम था, लेकिन अब इसकी कार्यकुशलता इतनी अच्छी थी कि वह शासन सत्ता संभाला और शासन सत्ता संभालते ही यह अपनी कर्मठता से और किया क्या इसने कि इसके अंदर ये भावना नहीं थी कि हम राज्य का शासन का पूरा विस्तार करें दूर दूर तक। ऐसा कुछ न करते हुए इसने अपने राज्य का विस्तार न करते हुए जितने में ये था इसका राज्य की जितनी सीमाएं थी उसके अंतर्गत इसने उसे सुदृढ़ बनाने का कार्य किया। इसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया। इसने एक बहुत जरूरी था जो चालीसा था, 40 सरदारों का जो संगठन हुआ करता था, इसने सबसे पहले उसको भी खत्म किया। धीरे धीरे उनको खत्म करना शुरू कर दिया। चालीसा जो था, चालीसा दल, उसको इसने खत्म करना शुरू किया। क्यों? इसने चालीसा दल को खत्म करना शुरू किया, इसलिए खत्म करना शुरू किया। सरदारों का 40 दलों का समूह था, वह ये शासन सत्ता में जो 40 लोगों का दल था कहीं न कहीं ये विरोध करते थे और इनका प्रभाव जो है उसमें बढ़ रहा था। बलबन सोचा अगर ये प्रभावी हो जाएंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर हावी हो जाए, इसलिए सबसे पहले उसने इनको खत्म करने का कार्य किया। इनको खत्म करने के बाद बलबन ने क्या किया कि दो अपने यहां अपने शासनकाल में अपना सीमा सुदृढ़ किया, सैनिकों को प्रशिक्षित किया, अपने लोगों को अधिक से अधिक पदों पर रखा। इसके साथ ही साथ इसने सिजदा और पेबोस दो प्रथाएं चलाई। सिजदा जो सजदा कहा जाता है, तो ये सिजदा और पेबोस सिजदा और पेबोस इसने दो प्रथाएं चलाई। आप लोग जानते हैं सजदा हम लोगों को सुनाई देता है समाज में। सिजदा था कि सुल्तान अगर प्रवेश करे, सुल्तान के सामने अगर आप जाओ तो झुक करके जमीन पर बैठ करके उसका सजदा करो, उसका सिजदा करो। और दूसरा था पेबोस। पेबोस ये जो प्रथा थी इसके यहाँ, ये था कि सुल्तान के कदम को चूमो, बैठ करके सुल्तान के कदम को चूमो। वास्तव में
या बहुत अच्छी प्रथाएं तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर रहा था अपनी कार्यकुशलता से, तो इसने ये 2 प्रथाएं चलाई और समाज में लागू की। तो इस प्रकार से बलबन जो है अपने राज्य का विस्तार न करते हुए अपने सीमाओं को, जितना दूर तक उसका राज्य फैला हुआ था, उसी को सुदृढ़ करने का कार्य किया। ओके, धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा आज आपके बीच में राकेश सिंह प्राथमिक विद्यालय हरिरामपुर के शिक्षक हैं, और आज आपको उन्होंने गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का 9वां सुल्तान बनता है, और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत किया। इन्होंने 2 चीज़ें आपको बताया, उन्होंने चालीसा दल को कैसे उन्होंने खत्म किया, और दूसरा सिजदा और पैबोस नामक 2 प्रथाएं उन्होंने चलाई। अगर आपको इसे याद करने में कोई दिक्कत होती है तो एक तरीके से आप याद कर सकते हो, इसका सी और इसका पैर। सी से सिर झुकाना, घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना सिजदा हो गया। अब पैबोस यानी पैर से पैरों को चूमना पैबोस हो गया। अब जरा आप बताएं इन दोनों में से कौन सा ऐसा प्रथा आपको लगता है जिसे करने में सामने वाले का आत्मसम्मान भी खत्म हो जाए, मान सम्मान स्वाभिमान सब तिलांजलि में चले जाए, या कहे सीधे सीधे सब कुछ जल के राख हो जाए? वो है पैबोस। पैबोस इसलिए करवाया दोस्तों कि ताकि इसके पास जो भी आए इसका गुलाम हो जाए, इसके पास जो भी आए इसके सामने नतमस्तक रहे, कभी इसके सामने सिर न उठाए, कोई शासन सत्ता में इसका विरोध न कर पाए। सबसे बड़ी बात थी, बहुत ही मतलब ये वैसा शासक था कि तो इसने हर छोटी छोटी और कमियों को वहाँ के दूर भी किया, और साथ साथ ऐसी प्रथाएं चलाई जो जनता के बीच में उनकी आत्मसम्मान को बुलाए पहुँचाई। जी हाँ, सही कहा आपने सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझा इस चीज़ को कि सिजदा में सर झुकाते हैं, केवल सर झुकता है, घुटने के बल बैठकर सर झुकता है, मगर पैबोस में इंसान को मानसिक रूप से भी तोड़कर झुका दिया जाता है। तो ये था दिल्ली सल्तनत के ये गुलाम वंश से संबंधित पूरा चार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे और क्या बीतती है भारत में, भारत के इतिहास में, कैसे तुर्क शासक अपने अपने कार्यकाल में और आगे बढ़ते हैं और क्या बदलाव आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।